प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज जो चर्चा हम करने वाले हैं वह बीए प्रथम वर्ष मनोविज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र मनोरोग विज्ञान के तृतीय इकाई में शामिल मनोविच्छेदी विकृति है। इस विषय पे चर्चा करने के पूर्व उम्मीद है कि आपने असामान्य और सामान्य मनोविज्ञान के अंतरों की समझ स्थापित कर ली होगी। साथ ही आपने असामान्य मनोविज्ञान के विभिन्न विधियों का भी अध्ययन कर लिया होगा। तो आइए समझिए कि मनोविच्छेदी विकृति क्या है। आपने इसी इकाई के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के चिंता विकृतियों के बारे में अध्ययन किया होगा। उसके अंतर्गत आपने यह समझा होगा कि चिंता विकृतियां न्यूरोसिस प्रकार की विकृतियों के अंतर्गत आती हैं। तो मनोविच्छेदी विकृति भी न्यूरोसिस प्रकार की ही एक विकृति है, जो कि नाम से ही अपने आप को परिभाषित करती है कि इसमें मन का विच्छेदन होता है। इस विकृति को मुख्य रूप से चेतना, स्मृति, खुद की पहचान, संवेग, प्रत्यक्षीकरण, अपने शरीर पर नियंत्रण की अनुभूति, गति पर नियंत्रण की अनुभूति और व्यवहार में जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सामान्य एकीकरण होना चाहिए कि जैसे मेरे हाथ मेरे शरीर के साथ साथ जब मैं चलता हूं तो दाहिने पैर के साथ बायां हाथ और बाएं पैर के साथ दायां हाथ इस तरह से निकलता है, आगे बढ़ता है। तो वह एकीकरण जो है, उनमें कोऑर्डिनेशन है। उन सभी चीजों में विघटन और या मतलब ये सब कुछ हो सकते हैं, साथ में असंतोष हो सकता है या विघटन न होगा, सिर्फ इन चीजों के प्रति असंतोष होगा। इस रूप में इस विकृति की पहचान की जाती है। साथ में मनोविच्छेदन का तात्पर्य आप देखें तो उस कालखंड से है, उस समय से है, समय विशेष से है जब व्यक्ति अपने वातावरण से या और खुद से अलगाव महसूस करने लगता है। यहाँ या और का तात्पर्य वही है कि वह या तो अपने वातावरण से खुद को अलग महसूस करेगा या तो वातावरण के साथ साथ खुद से भी अपने आप को अलग महसूस करने लगेगा। साथ ही साथ आप पाएंगे कि इस तरह की घटनाएं हम सभी मनोविच्छेदन में जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि हम कभी कभी अलग महसूस करने लगते हैं, असंतोष होता है हमें कि पता नहीं मैं स्वयं पे नियंत्रण रख पा रहा हूं कि नहीं, मेरी चेतना मेरे नियंत्रण में है कि नहीं, मैं कौन हूं। इन सब पे कभी कभार सामान्य व्यक्ति को भी शक की अनुभूति होती है। जैसे अभी कोविड-19 के दौरान आप घर में अकेले बैठे हुए हैं, काफी बोरियत महसूस कर रहे होंगे और एकाएक बैठे बैठे आपका ध्यान कहीं और चला गया और आपको लगा कि नहीं, मैं अपने काबू में नहीं हूं, मैं स्वयं को ही देख रहा हूं कुछ करते हुए। लेकिन ये सब घटनाएं लगातार नहीं रहती हैं, बहुत तेजी से आती है और चली जाती है और इनसे कोई खास समस्या भी आप लोग को नहीं होती। अतः इसे मनोविच्छेदी विकृति के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। मनोविच्छेदी विकृति से पीड़ित व्यक्ति यह अनुभव लगातार करता है। जैसा हमने अभी बात किया कि यह अनुभव, इस तरह के अनुभव लगातार और बार बार होते रहते हैं। यह अनुभव व्यक्ति के दैनिक जीवन को काफी सीरियसली, गंभीर रूप से प्रभावित कर पाने में सक्षम होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये अनुभव आए और चले गए। इन अनुभवों के कारण व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में काफी प्रभावित होता है और डिस्टर्ब फील करता है। इनके प्रमुख लक्षणों पर चर्चा करें अब। क्या होते हैं इनके प्रमुख लक्षण? कुछ इस प्रकार हैं। जैसे हालांकि आप देखेंगे इनके लक्षण, चूंकि मनोविच्छेदी विकृति के कई प्रकार होते हैं और उन सभी प्रकारों के कुछ कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, उनके निश्चित मानदंड होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। लेकिन सामान्यतः यदि किसी व्यक्ति को यह पहचानना हो कि उसे किसी खास प्रकार की मनोविच्छेदी विकृति है कि नहीं,
तो उसे सबसे पहले यह जानना होगा कि उसे कुछ लक्षण तो ऐसे पता ही होने चाहिए जो कि मनोविच्छेदी विकृति के अंतर्गत आते हों। तो जो सामान्य लक्षण वो इस प्रकार हैं कि जैसे खुद से विच्छेदन का अनुभव होने लगना, तीव्र संवेगों को संभालना, उसके लिए मुश्किल का अनुभव होना, जैसे अगर उसे खुशी हो रही है तो बहुत ज़्यादा खुशी होना, या फिर अगर उसे दुख हो रहा है तो लगातार दुखी हो जाना और उसे पता भी न चले कि मैं कितना दुखी हूँ। एकाएक या अप्रत्याशित मनोदशा परिवर्तन, इसका तात्पर्य है कि बहुत और बिना कारण, बहुत एकाएक और बिना कारण उसे बहुत दुखी या बहुत खुश महसूस करने लग जाना। विषाद या दुश्चिंता या दोनों। आप अभी आपने कुछ जो पहले अध्ययन किए होंगे इस इकाई में, तो उनमें आपने दुश्चिंता के बारे में, विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ा होगा। तो दुश्चिंता के भी लक्षण दिखाई देते हैं, और विषाद भी अर्थात डिप्रेशन भी होगा, या दोनों हो सकता है। और क्या लक्षण होंगे कि संसार के विकृत हो जाने या अवास्तविक हो जाने का अनुभव होता है, अर्थात वास्तविकता का लोप। उसे लगेगा कि यह संसार वास्तविक नहीं है, मैं जहाँ रह रहा हूँ वह कुछ और दुनिया है, जहाँ मैं पहले था वहाँ पे मैं नहीं हूँ। इसके बाद उसमें स्मृति संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होंगी, जो कि शारीरिक क्षति या चिकित्सीय क्षति से संबंधित नहीं होंगे। अर्थात अगर कोई चोट आदि के कारण स्मृति की समस्या है तो वह मनोविच्छेदी विकृति का लक्षण नहीं कहा जाएगा। कुछ व्यक्तिगत स्मृतियों का भी ह्रास होने लगता है। वह महत्वपूर्ण व्यक्तिगत स्मृतियाँ किसी खास घटना को अपने जीवन काल से संबंधित वह भूल सकता है, और अपने आप को वह मजबूर महसूस करेगा। उसे लगेगा कि मुझे किसी ने पकड़ रखा है या जबरदस्ती मुझसे यह व्यवहार कराया जा रहा है। साथ ही उसे पहचान भ्रम भी हो सकता है, जैसे कि वह वैसा बर्ताव करने लगेगा जैसा कि वह सामान्य अवस्था में कहेगा कि नहीं, ऐसा बर्ताव करना तो बेहद गलत है, किसी को ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। लेकिन उसे इस परिस्थिति में जब मनोविच्छेदी विकृति हो तो उस परिस्थिति में व्यक्ति वही व्यवहार करने लगेगा जिसे वह सामान्यतः घृणित समझता होगा। यहाँ यह बेहद जरूरी समझता हूँ मैं बात करना कि आप सभी, फिर से मैं इस पॉइंट पे चर्चा करना चाहूँगा, ये कि आपको कई बार ऐसी बातें समझ में आ सकती हैं, जैसे हमने यहाँ पे चर्चा किया था कि समय समय पर हम सभी ऐसा अनुभव करते रहते हैं। तो आप कभी भी एक लक्षण को लेकर के या किसी खास अनुभव को लेकर के अपने आप में ये भ्रम न पालें कि मुझे मनोविच्छेदी विकृति हो सकता है, क्योंकि यदि इस विकृति को होना होगा तो खास जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपका जीवन शैली प्रभावित होना चाहिए, डिस्टर्ब होना चाहिए, और उससे न सिर्फ आपके बल्कि आपके अगल बगल के लोगों को भी समस्या महसूस होना चाहिए, और ये इसमें परसिस्टेंसी होनी चाहिए, लगातार यह कुछ दिन तक चलना चाहिए, जैसा आपने पहले बात किया। तब आप महसूस कर सकते हैं कि आपको निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक सलाह की ज़रूरत है या फिर किसी व्यवहार विशेषज्ञ से संपर्क करने की आवश्यकता है। छोटे मोटे अनुभवों को लेकर के जो कि दैनिक जीवन में होते रहते हैं, उनसे आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, ना ही अपने ऊपर स्वयं को शक की निगाह से देखने की आवश्यकता है। यद्यपि हमारा समाज बेहद इस मामले में पिछड़ा हुआ है कि वह मनोविकृतियों को रोग के रूप में स्वीकारे। हम छोटी छोटी शारीरिक बीमारियों जैसे जुकाम और बुखार को बहुत बड़ी बीमारी समझते हैं और लगातार डॉक्टरों को परेशान करते रहते हैं, डॉक्टर से संपर्क करते रहते हैं, उनसे दवाइयाँ पूछते हैं, ढेर सारी दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी मानसिक विकृतियों पर हम ध्यान नहीं देते। तो मैं यहाँ यह नहीं कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप इन लक्षणों को देख करके इग्नोर करें, लेकिन यह जरूर कह रहा हूँ कि आप जागरूक रहें, मानसिक रूप से जागरूक रहें।
जानने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप पूरी तरह से यदि समझते हैं चीज़ों को तो मूल्यांकन ठीक से करें। अपने आप को बीमार महसूस करने के पहले आप लक्षणों पर पूरा ध्यान दें, और जब भी आपको लगे कि आपका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है और आप में कुछ लक्षण हैं जो कि वास्तव में मनोविकृति से संबंधित है, तो आप तत्काल व्यवहार विशेषज्ञ से या किसी मनोरोग चिकित्सक या मनोचिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। आइए समझिए कि मनोविच्छेदी विकृति के कितने प्रकार हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों का जो वर्गीकरण होता है या फिर इलाज होता है, उसके लिए पूरे विश्व में दो प्रमुख वर्गीकरण सामने आते हैं। एक है DSM, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जो कि APA द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है और उसको संचालित किया जाता है। और दूसरा है ICD, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। तो भारत में अधिकतर इलाज यद्यपि होता है ICD के आधार पर, भारत में ही नहीं अधिकतर देशों में ICD के ही आधार पर इलाज होते हैं, लेकिन जो कैटेगराइजेशन है वो DSM और ICD में काफ़ी हद तक समानताएं हैं। तो यहाँ जो विवरण हम दे रहे हैं आपको, DSM के आधार पर यह विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। आप चाहें तो ICD का भी अध्ययन कर सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप खोजना चाहेंगे वो किताब मिल जाएगी, ICD और DSM दोनों। DSM के 5वें एडिशन में आप यदि पढ़ेंगे तो पाएंगे कि थोड़े से परिवर्तन हुए हैं मनोविच्छेदी विकृति को लेकर के। DSM 4th तक इसे 5 बड़े भागों में बांटा गया था, लेकिन DSM 5 में इसे 2 भागों को मिलाकर के एक बनाया गया, तो कुल मिला के 4 भागों में इसका विभाजन किया गया है। पहला है मनोविच्छेदी पहचान विकृति, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे शॉर्ट में DID भी कहा जाता है। दूसरा मनोविच्छेदी स्मृति लोप। तीसरा व्यक्तित्व लोप या वास्तविकता लोप, दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। और चौथा, इसे वास्तव में इस प्रकार की विकृति को रेजिडुअल कहा जाता है, अर्थात अवशिष्ट प्रकार कहा जाता है, जिसमें 2 मेजर टाइप शामिल होते हैं। एक को अदर स्पेसिफाइड डिसोसिएटिव डिसऑर्डर और दूसरे को अनस्पेसिफाइड डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहा जाता है। थोड़े थोड़े लक्षणों के आधार पर यह अंतर है, लेकिन दोनों को अवशिष्ट की कैटेगरी में रखते हुए ये मेजर 4 भाग बनाए गए हैं मनोविच्छेदी विकृति के। तो आइए सबसे पहले हम मनोविच्छेदी पहचान विकृति के बारे में चर्चा करें। मनोविच्छेदी पहचान विकृति का जो सबसे प्रमुख लक्षण है वो ये है कि इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तित्व के उपस्थित होने का या उनके नियंत्रण का अनुभव किया जाएगा। अर्थात वह व्यक्ति जो मनोविच्छेदी पहचान विकृति से ग्रस्त होगा, उसे महसूस होगा कि उसके भीतर कम से कम 2 व्यक्ति रहते हैं या दोनों का उस पर नियंत्रण है। एक वो स्वयं जो वास्तव में है और दूसरा एक और व्यक्तित्व जिसे वो नहीं जानता या जान भी सकता है। और दूसरा लगातार स्मृति लोप के एपिसोड्स। कहने का मतलब ये कि लगातार वह कुछ न कुछ चीजों को भूलने का अनुभव करता रहेगा। व्यक्तित्व का विखंडन, मतलब ये जो व्यक्तित्व का अलग होना है, यह संस्कृति व परिस्थितियों के साथ साथ अलग अलग भी हो सकता है। कहने का मतलब ये कि जैसे बस्तर की संस्कृति में विभिन्न प्रकार के देवी देवता होते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रकृति के देवताओं की पूजा की जाती है, विभिन्न प्रकार के विभ्रम होते हैं उनकी संस्कृतियों के आधार पर। तो यहाँ के किसी व्यक्ति में यदि इस तरह के 2 व्यक्तियों के होने की संभावना होगी तो वह उनकी संस्कृति से संबंधित होगा। जबकि यदि आप किसी शहरी संस्कृति की बात करें, दिल्ली मुंबई की बात करें, तो वहाँ की संस्कृतियों में क्या है, वहाँ पे शहरी संस्कृति है, तो वहाँ पे नशाखोरी से संबंधित या फिर अपराध से संबंधित
या फिर उस तरह के जो वहाँ की संस्कृति में विद्यमान है, उच्च जीवन शैली है, उस तरह के व्यक्तित्व से संबंधित दूसरा व्यक्ति जन्म ले सकता है या उसके होने का अनुभव किया जा सकता है। मनोविच्छेदी पहचान विकृति में व्यक्तियों को बहुत सारे जो इससे ग्रस्त व्यक्ति होंगे उनको कुछ अनुभव लगातार होते रहते हैं, जैसे उसके चेतन कार्यों में जो वो कॉन्शियस रूप से जो कार्य करता रहता है, और आत्म अनुभव में, आत्म अनुभव अर्थात वो लगातार जो फीलिंग उसको आती रहती है, उसमें बार बार व्यवधान उत्पन्न होगा, अव्याख्या, मतलब उसका वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता कि मुझे किस तरह का डिस्टरबेंस हो रहा है, लेकिन लगातार उसे वैसा डिस्टरबेंस होता रहेगा। जैसे अलग अलग तरह की ध्वनियां वह सुनता रहेगा, अलग अलग विच्छेदित कार्य जो वो कार्य कर रहा है, वो उसका कार्य लगातार ऐसा लगेगा कि मेरा कार्य बट गया। भाषण, यानी कि वो अलग अलग तरह के भाषण सुनता रहेगा, और उसके विचार, संवेग और आवेग भी हमेशा डिस्टर्ब उसे महसूस होंगे। जो सेंस ऑफ सेल्फ है, उसका स्वयं का जो अपना अनुभव है, आत्म अनुभव है, उसमें भी लगातार बदलाव उसे नजर आएगा। जैसे उसकी अभिवृत्तियां, उसकी प्राथमिकताएं, और यह अनुभव कि उसका शरीर या कार्य उनका स्वयं का नहीं है। मतलब ये कि उसे लगेगा कि जो मैं कर रहा हूं वो मैं नहीं कर रहा हूं। अर्थात जब दूसरा व्यक्ति उसके शरीर में प्रवेश करेगा, अर्थात जब दूसरे व्यक्ति का उद्भव होगा, उसका जो वास्तविक व्यक्तित्व है उसके इतर, तो निश्चित रूप से उसका जो सेंस ऑफ सेल्फ है वो बदल जाएगा। साथ ही उसके प्रत्यक्षीकरण में कुछ अजीब तरह के परिवर्तन होंगे, अर्थात वह व्यक्तित्व लोप या वास्तविकता लोप जैसे अनुभवों को प्राप्त करेगा, और ऐसा महसूस करेगा कि जैसे मैं नहीं हूं, मैं अपने शरीर से कुछ अलग हूं। कुछ इस प्रकार की अनुभूति उसे प्राप्त होती रहेगी। और जो स्नायविक कार्य हैं, अर्थात जो न्यूरल वर्क हैं, लगातार सोचने समझने चिंतन करने वाली चीजें, इनमें टूट फूट नजर आएगा, अर्थात इनमें सततता नजर नहीं आएगी, उसमें कंटिन्यूटी नजर नहीं आएगी। ऐसे लक्षण उसे दिखाई देते रहेंगे। जो दूसरा प्रकार है वह मनोविच्छेदी स्मृति लोप का है, एमनेसिया जिसको कहा जाता है। एमनेसिया यानी स्मृति लोप की विकृति, यह सूचनाओं को भूलने की विकृति है लगातार, अर्थात आधारभूत रूप से जीवन की विभिन्न घटनापरक सूचनाओं को याद न कर पाना, या सामान्य विस्मरण से जो अलग तरह का भूलना होता है, जो कि लगातार होता है, उसे हम मनोविच्छेदी स्मृति लोप की श्रेणी में रखते हैं। सामान्य विस्मरण क्या है? आपको कोई चीज आपने याद किया और कुछ दिनों बाद धीरे धीरे अभ्यास न होने के कारण वो चीजें भूल गई। लेकिन स्मृति लोप में जो भूलना होता है या फिर जो विस्मरण होता है, वह कुछ अलग तरह का होगा कि जैसे वो सूचना भी आज तक याद थी, आपको बाकायदा याद थी, आप उसका विवरण दे रहे थे, लेकिन एकाएक कोई घटना घटी, और उस घटना के बाद या फिर वो दौरा पड़ने के बाद मनोविच्छेदी स्मृति लोप की विकृति उत्पन्न होने के बाद उस घटना को आप भूल गए। दूसरी तरफ इस मनोविच्छेदी स्मृति लोप में क्या होता है, इसमें उद्देश्यपूर्ण यात्रा या बेसुध भटकना, लगातार जब हम भटकते रहते हैं, जिसको DSM-4 तक एक अलग कैटेगरी के रूप में बांट करके देखा जाता था, फ्यूग, जिसको हम आत्मविस्मृति कहते थे। ये एक अलग प्रकार हुआ करता था मनोविच्छेदी विकृति का, लेकिन अब इसे मनोविच्छेदी स्मृति लोप के ही अंतर्गत और साथ ही साथ DID के अंतर्गत इन दोनों में बांट करके देखा गया, क्योंकि यह फ्यूग दोनों में हो सकता था, इसलिए इस कैटेगरी को हटा दिया गया एक अलग के रूप में, और इसे मनोविच्छेदी स्मृति लोप और मनोविच्छेदी पहचान विकृति दोनों में ही सम्मिलित मान लिया गया। तो ये कहा गया कि इसमें फ्यूग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
आप देखेंगे कि यदि उसे फ्यूग होगा तो व्यक्ति एकाएक यह देखेगा कि उसकी स्मृति में कुछ अंतराल उत्पन्न हो गया, अर्थात वह अभी जो सोच रहा था एकाएक कोई घटना घटी, वह अपने आप को भूल गया और वह कुछ दिन बाद अपने आप को किसी और स्मृति में पाएगा, अर्थात एक लंबा अंतराल उसके याद घटनाओं में, जो जिन घटनाओं को याद करके रखा था उन घटनाओं में एक लंबा अंतराल उत्पन्न हो गया, ऐसा उसे महसूस होगा। जो स्मृति लोप से ग्रस्त व्यक्ति होता है वह शुरू में इससे अनजान होता है, वह नहीं जानता कि उसे स्मृति लोप की समस्या है, यानी मनोविच्छेदी स्मृति लोप अर्थात डिसोसिएटिव एमनेसिया उसे है, वह नहीं जानता। यह उसे तब पता चलेगा जब वह या तो फ्यूग का शिकार हो जाए, तो कुछ दिन बाद उसे याद आएगा कि मैं कौन हूं, ऐसा अक्सर होता है कि कुछ दिन बाद बीमार व्यक्ति को याद आता है, फिर उसके बाद उसे लगता है कि अरे लगता है कि मैंने कुछ न कुछ तो खो दिया, कुछ न कुछ मेरी स्मृति ऐसी थी जिसे मैं नहीं जानता था, और फिर उसे लगेगा कि वास्तव में मुझे वैसी कोई बीमारी है जो कि भूलने जैसी है, या कोई और व्यक्ति जो उसके आसपास होगा वह उसे याद दिलाए। लेकिन इन घटनाओं के पहले तक वह स्वयं अपने इस स्मृति लोप के बारे में याद नहीं रखता। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि इस घटना के पहले तक स्मृति लोप के विकृति से ग्रस्त व्यक्ति को अपने स्मृति लोप के बारे में ही स्मृति लोप रहता है, अर्थात उसे एमनेसिया फॉर देयर एमनेसिया ही रहता है। जब उसे एक बार पता चल जाता है कि मुझे स्मृति लोप है, तब वह समझने लगता है कि अब मैं किसी न किसी स्मृति लोप की समस्या का शिकार हूं। स्मृति लोप को कई भागों में बांट करके समझा गया। यह पाया गया कि यह मुख्य रूप से 5 भागों में बांटी जा सकती है। स्मृति लोप स्थानीयकृत यानी लोकल हो सकती है। लोकल जो एमनेशिया होता है उसमें किसी समय विशेष की, यानी कि मान लिया कि वो कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 6 तक या बीच में जीवन में 3-4 सालों की पूरी घटनाओं को वो भूल जाएगा, तो उसे स्थानीयकृत लोकलाइज्ड कहा जाएगा। दूसरा जो प्रकार होता है स्मृति लोप का उसे चयनात्मक कहा जाता है, सेलेक्टिव। यह क्या होगा कि समय विशेष की घटना के कुछ अंश, पहले वाले में पूरे समय विशेष की पूरी घटना को भूल जाने की समस्या थी, लेकिन इसमें क्या है, समय विशेष की घटना के कुछ ही अंशों को व्यक्ति भूलता है, अर्थात चयनित करता है कि मुझे कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 7 तक के जो घटनाएं घटी हैं उनमें से अपने दोस्तों से संबंधित या फिर मुझे सिर्फ 2 साल में से 6 महीने तक की घटना ही मैं भूलूंगा, बाकी मुझे याद रहेगा। दूसरा सिस्टमेटाइज का मतलब यह है क्रमबद्ध तरीके से कि वह कुछ श्रेणीबद्ध, वह किसी समय विशेष नहीं होगा बल्कि वह पूरे जीवन काल से कुछ एक खास तरह की घटनाएं भूल जाएगा, जैसे परिवार से संबंधित या मित्रों से संबंधित सहित सभी तरह की घटनाओं को वह भूलना शुरू कर देगा। जो चौथे तरह की घटना घटती है स्मृति लोप की, वह है सतत, कंटिन्यूअस। इसमें जिस समय यह समस्या उत्पन्न होगी उसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में जो भी घटनाएं घटेंगी उन सभी नई घटनाओं को वह याद नहीं रख पाएगा या याद रख पाने में वह सक्षम नहीं होगा। इसे हम सतत स्मृति लोप कहते हैं। इन सब के साथ साथ कभी कभी सामान्यीकृत स्मृति लोप की घटना भी घटती है, जनरलाइज जिसको कहते हैं। और जब ऐसी घटना घटती है तो एक तरह का यह फ्यूग होता है, यह पूरे जीवन इतिहास को ही भूल जाना इसे कहते हैं, अर्थात वह याद ही नहीं रख पाएगा कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा जन्म स्थान क्या है, मेरा परिवार कौन है,
मेरा घर कहाँ है, पूरी तरह से अपने पूरे जीवन इतिहास को बोल करके एक नया व्यक्ति बन जाएगा। और फिर जो उसे बताया जाएगा वो उन्हें याद रखने की कोशिश करेगा। यह कहा गया कि मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति यानी फ्यूग का अनुभव कभी कभी ही एमनेसिया में होता है, लेकिन डीआईडी में यह एक सामान्य घटना मानी जाती है। इसके साथ जो तीसरा प्रकार है वह मनोविच्छेदी व्यक्तित्व लोप या वास्तविकता लोप है। इस विकृति की विशेषता यह है कि पर्याप्त नैदानिक स्थिरता के साथ व्यक्तित्व लोप होगा, अर्थात वह व्यक्ति अपने मन, आत्म, अपने सेल्फ और शरीर से अवास्तविक या अलग होने का अनुभव करेगा या वास्तविकता लोप का शिकार हो जाएगा। वह वातावरण से अवास्तविकता या अलग होने का अनुभव करता है। और इसमें नैदानिक स्थिरता इसलिए कहा गया कि यह अनुभव लगातार होते रहना चाहिए और परेशानी युक्त रहना चाहिए। अनुभव में यह बदलाव पूरी वास्तविकता परीक्षण सहित होता है, अर्थात जब अनुभव में बदलाव होगा तो उसे पूरी तरह से दूसरी वास्तविकता नजर आएगी। प्रभावी रूप से व्यक्तित्व लोप या वास्तविकता लोप, मतलब इन दोनों के विपरीत, एक दूसरे के विरुद्ध का लक्षण किसी तरह का कोई इस तरह का कोई लक्षण या सबूत प्राप्त नहीं होता। इन दोनों में कोई अंतर भी नहीं होता। ये दोनों मिश्रित हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, अर्थात कोई भी ऐसा सबूत आज तक मनोचिकित्सकों को नहीं प्राप्त हो पाया है जिसमें कि वे कह पाएं कि वास्तविकता लोप से व्यक्तित्व लोप पूरी तरह से अलग है। जो अनिर्दिष्ट मनोविच्छेदी विकृति है जो कि अवशिष्ट श्रेणी में रखा जाता है, इसमें चिरकालिक या तात्कालिक मिश्रित मनोविच्छेदी लक्षण दिखाई देंगे। इसे अन्य निर्दिष्ट इसलिए कहा गया कि इसमें कुछ तो मनोविच्छेदी विकृति के लक्षण अवश्य दिखाई देते हैं, लेकिन वह किसी भी एक प्रकार, जो अभी तक 3 प्रकार हमने बात किया, उनमें से किसी को भी पूरी तरह से मीट नहीं करता। इसलिए इसे अन्य निर्दिष्ट मनोविच्छेदी विकृति कहा गया है। इसके साथ जो दूसरा है अन्य निर्दिष्ट मनोविच्छेदी विकृति, अन्य निर्दिष्ट इसलिए कहा गया क्योंकि यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह मनोविच्छेदी विकृति है कि नहीं है। बस मनोरोग चिकित्सकों या मनोचिकित्सकों को यह आधार जरूर मिल जाता है कि कुछ तो ऐसा है जिसमें विशिष्ट निदान की संभावना दिखाई दे रही है, जिसे मनोविच्छेदी विकृति के रूप में अलग किया जा सकता है, लेकिन उसके पास यह पर्याप्त आधार नहीं रहता कि वह स्पष्ट रूप से यह बता पाए कि यह मनोविच्छेदी विकृति ही है या मनोविच्छेदी विकृति का कोई लक्षण है। अर्थात वह पूरी तरह से यह निश्चित नहीं होता कि हम इसे मनोविच्छेदी की विकृति के रूप में कैटेगराइज कर पाएंगे अथवा नहीं, लेकिन इसके साथ वह यह जरूर तय कर लेता है कि उसके पास संभावना है कि वह लक्षणों के आधार पर, जिस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं उन लक्षणों के आधार पर इन्हें और अधिक स्पेसिफिक बना सकता है, इन्हें कोई नाम दे सकता है या इलाज के लिए उस व्यक्ति की सहायता के लिए कोई आधार ढूंढ सकता है। इसलिए वह इस प्रकार के लक्षणों को अनिर्दिष्ट मनोविच्छेदी विकृति के अंतर्गत रख करके आगे का कार्य करता है। मनोविच्छेदी विकृति के कारणों पर चर्चा करें तो चूंकि यह बाल्यावस्था की बीमारी बताई गई है, अक्सर ये कहा गया है कि जब बाल्यावस्था में किसी खास तरह का तनाव महसूस किया जाता है या आघात महसूस किया जाता है तो उसके फलस्वरूप यह बीमारी उत्पन्न होती है। बाद में आगे चल करके जब वह बच्चा बड़ा होता है और उसे लगता है कि मैं अब अपनी समस्या से लड़ सकता हूं, तो वह समस्या से लड़ने के फलस्वरूप कई बार अपनी उस समस्यात्मक स्मृति को भूल जाता है, तो वह स्मृति लोप हो गया।
या अपनी समस्या से लड़ने के लिए उसने अपने भीतर कोई नया व्यक्तित्व को जन्म दे दिया तो वह DID हो गया। साथ ही वह कई बार अपने व्यक्तित्व को भूल गया, वास्तविकता को भूलने की कोशिश करता है तो वास्तविकता लोप या व्यक्तित्व लोप हो गया। उसी तरह से अनिर्दिष्ट या अनिर्दिष्ट बीमारियों के लक्षण प्रदर्शित कर सकता है। इसे विशिष्ट रूप में देखें तो मनोगत्यात्मक दृष्टिकोण से कहा गया कि आघाती घटनाओं का यदि दमन पूर्ण रूप से नहीं होता तो मनोविच्छेदन उत्पन्न होगा। अर्थात यदि बचपन में कोई आघाती घटना घटी और उनका दमन पूरी तरह से नहीं हो पाया, उस बच्चे के मन में कहीं न कहीं ये बात रह गई कि मुझे ये आघात मिला हुआ है। अक्सर इसे बताया गया कि यह सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है या फिर कार्पोरल पनिशमेंट होता है या फिर उसे किसी तरह के वंचन का शिकार होना पड़ता है, तो वह उस बच्चे के लिए एक आघात की तरह होता है। इसीलिए इसे कई बार तनाव के साथ जोड़ के भी देखने की कोशिश करते हैं लोग। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यदि विच्छेदन हुआ है तो यह मन का डिसोसिएशन हुआ है तो मनोविच्छेदी विकृति की ही श्रेणी में इसे रखा जाएगा। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के लिए कहा गया कि मनोगत्यात्मक दृष्टिकोण से 4 कारक आवश्यक होते हैं। यदि विच्छेदन की क्षमता मौजूद नहीं होगी व्यक्ति में, अर्थात वह अपने मन को 2 भागों में बांटने में सक्षम नहीं होगा, उसके चिंतन की क्षमता इतनी विकसित नहीं होगी तो इस तरह का कारण कार्य नहीं करेगा। अर्थात विच्छेदन की क्षमता मौजूद होनी चाहिए। कई प्रकार के तनावों का सामना हुआ होना चाहिए। अनुभवों की गठरी जैसे होता है ना कि हमने दुख के गांठ बांध करके रखे हुए हैं, तो अनुभवों का जो दुख देने वाले अनुभव हैं उनका बंधे रहना जरूरी है। और विभिन्न प्रकार के स्मृति तंत्रों का विकास होना चाहिए, अर्थात अलग अलग तरह के स्मृतियों का भी उसके भीतर होना जरूरी है। व्यवहारात्मक दृष्टिकोण से कहा गया कि तनावों को अप्रत्यक्ष तरीके से टालना, अर्थात जो भी तनाव उसके जीवन में आए उसने उसे उसका सामना नहीं किया डट करके, या फिर किसी से शिकायत नहीं किया, खुद उसका समाधान उसने नहीं ढूंढा, उसको टालता रहा, उसने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, उसे बर्दाश्त करता रहा। एक तरह से अप्रत्यक्ष तरीके से वह उसे टालता रहा उन तनावों को। या बाधित सीखना, जो उसने सीखा है, सीखने के दौरान कई बार हम जानते हैं कि हमारा सीखना कई बार डिस्टर्ब्ड हो सकता है, अर्थात हमें जो सिखाया जा रहा है वही गलत है। हमें ये सिखाया जा रहा है कि बचपन में यदि आप किसी बच्चे को यह सिखा दें कि कोई बात नहीं, यदि तुम समस्याओं का सामना नहीं कर पाओगे तो ईश्वर तुम्हारे समस्याओं का समाधान करेंगे, या तुम्हारे भीतर एक व्यक्ति मजबूत व्यक्ति है, वो जन्म लेगा किसी दिन और तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेगा, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति जा करके आगे वह बच्चा उन अपनी समस्याओं के लिए डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है यदि इस तरह से बाधित सीखना उसे लगातार मिलता रहा तो। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से बात करें तो घटनाओं की व्याख्या का प्रतिशोधात्मक या विरोधात्मक तरीका मनोविच्छेदी विकृति का कारण बन सकता है। अर्थात यदि बच्चे के मन में जो आघात उसे प्राप्त हुए हैं उन आघात के प्रति विश्लेषण हर व्यक्ति का होता है, हर घटना के प्रति, तो उस बच्चे ने यदि यह विश्लेषण किया कि मैं कभी न कभी इसका बदला लूंगा या कभी न कभी तो मैं इसका विरोध कर ही पाऊंगा, तो उसके मन में वो बात दबी यदि रह जाए तो बाद में जाकर के मनोविच्छेदन हो सकता है। यदि वह स्वयं वास्तविक जीवन में उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता तो दूसरे व्यक्तित्व के रूप में या फिर अपनी स्मृतियों को भूल करके या अपने व्यक्तित्व के परिवर्तन के आधार पर, वास्तविकता लोप या फिर व्यक्तित्व लोप के आधार पर इन बीमारियों का शिकार हो सकता है। साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है, चूंकि ये बीमारियां व्यवहारिक होती हैं और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से ही हमें आघात प्राप्त होते हैं। किसी बच्चे को आप यदि अतर्कपूर्ण तरीके से विकृत सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों का पालन करवाएंगे और उसे नहीं समझाएंगे कि उसके साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसे वह आघातपूर्ण घटना की तरह लेगा और
बाद में जाकर के मनोविच्छेदी विकृति के विभिन्न प्रकारों का शिकार हो सकता है। इस तरह से आपने समझा कि मनोविच्छेदी विकृति वास्तव में एक गंभीर बीमारी है, तनाव से संबंधित बीमारी है। इसका इलाज भी इन्हीं व्यवहारिक विधियों के माध्यम से या संज्ञानात्मक विधियों के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसके लिए कोई विशिष्ट प्रकार की दवाई उपस्थित नहीं है, अर्थात इसका कोई मेडिकोथेरेपी नहीं है। मनोविच्छेदी विकृति के उपचारों में कहा गया कि इनके जो विभिन्न लक्षण होते हैं, चिंता और विषाद से संबंधित जो लक्षण होते हैं, उन्हीं लक्षणों के लिए ही दवाएं दी जा सकती हैं, अर्थात लक्षणों का इलाज किया जाता है। जैसे एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंजाइटी की जो दवाएं हैं वे जो मनोरोग चिकित्सक हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, उनके द्वारा दिया जाता है। लेकिन इनका प्रभावी उपचार साइकोथेरेपिस्ट के माध्यम से किया जा सकता है, अर्थात जो तनाव के कारक हैं उनसे उत्पन्न लक्षणों के बीच में संबंध को स्थापित करा सकता है कोई साइकोथेरेपिस्ट। वह ये उन्हें समझा सकता है उस व्यक्ति को रैशनली कि उनके जो लक्षण है वो क्यों है, क्योंकि उन्हें बचपन में कुछ इस तरह के तनाव उत्पन्न हुए, उन्हें आघात सहना पड़ा, उनके कारण ये लक्षण है। तो उनके बीच संबंध जोड़ करके रैशनल बनाया जा सकता है, तो व्यक्ति में समझ स्थापित हो सकती है अपने व्यवहारों के प्रति, जो कि मनोविच्छेदी विकृति के रूप में सामने आते हैं। संज्ञानात्मक व सामाजिक कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है, अर्थात रैशनल तरीके से सोचने के लिए, सही तरीके से सोचने के लिए व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जा सकता है। सामाजिक कौशल सिखाए जा सकते हैं जिसके आधार पर वह स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान करना सीखेगा, उसमें विश्वास उत्पन्न होगा, तो निश्चित रूप से वह अपने जो भूत काल की जो समस्याएं हैं उनका सही विवरण वह प्राप्त कर सकता है, सही व्याख्या कर सकता है और उसकी समस्या समाप्त हो सकती है। बहुत सारे कोपिंग स्किल्स भी सिखाए जा सकते हैं। तनाव दूर करने के जो तरीके हैं, जिनके कोपिंग स्किल्स जितने स्ट्रांग होते हैं, ऐसा पाया गया है अध्ययनों में, उन्हें अपनी मनोविकारों से लड़ने की क्षमता उनमें उतनी ही ज़्यादा होती है। तो चूंकि यह तनाव संबंधित बीमारी है, अर्थात तनाव को दूर करने का कौशल सिखा करके निश्चित रूप से इस बीमारी का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। अब कुछ व्यवहारिक विधियों में पूर्व के आघातों का सामना भी कराया जाता है, और पूर्व के आघातों का सामना कराने के लिए विभिन्न व्यवहारिक विधियों के साथ साथ कई बार सम्मोहन विधि, हिप्नोसिस का भी सहारा लिया जाता है। हिप्नोसिस एक बेहद महत्वपूर्ण विधि है, लेकिन इसके लिए गहन प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। जो ट्रेंड साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वे सम्मोहन विधि के माध्यम से बहुत प्रभावकारी तरीके से उस व्यक्ति के अतीत की बातों को सामने ला करके मनोविच्छेदी विकृति से ग्रस्त व्यक्ति को ये समझा सकते हैं कि आपकी अभी वर्तमान व्यवहारिक समस्या का ये कारण रहा। तो व्यवहारिक समस्याओं में हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि हमें अपनी समस्याओं का कारण पता चल जाए तो निवारण यथाशीघ्र हो सकता है, क्योंकि मनोविकृतियों का सबसे प्रमुख लक्षण यही होता है कि हम कारणों से लगभग अनजान होते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये कुछ प्रमुख उपचार विधियां हैं जिनका अलग से एक अलग सेक्शन है 5वें यूनिट के अंतर्गत, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, व्यवहारिक विधियां हैं, मेडिकोथेरेपी है, सामाजिक सांस्कृतिक चिकित्सा विधियां हैं, उनके अंतर्गत आप इनका विस्तृत विवरण प्राप्त करेंगे। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जिनके माध्यम से आप इस मनोविकृति के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ पुस्तकों का विवरण है, कुछ ऑनलाइन लिंक्स हैं जिनके माध्यम से आप अध्ययन करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पुनः मेरा निवेदन है कि आप सब बिना पूरी जानकारी के किसी भी मनोरोग के बारे में कोई जानकारी न दें, कोई सूचना न दें, उनकी लेवलिंग न करें, उन्हें ये न कहें कि आप में लगता है कि इस बीमारी के लक्षण हैं, क्योंकि
मनोविकृतियों के बारे में वैसे ही समाज में बहुत सारी भ्रांतियां मौजूद हैं। तो आपको यदि कभी लगे कि इस तरह के सिम्टम कहीं आप में या अगल बगल किसी व्यक्ति में मौजूद हैं, तो आप किसी प्रशिक्षित व्यवहार विशेषज्ञ, काउंसलर, परामर्शक या फिर मनोचिकित्सक, मनोरोग चिकित्सक, उनसे संपर्क करें और समाज को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में, उन्हें खुश रखने में मददगार साबित हों। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सबकी सुखद और स्वस्थ भविष्य की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।